तो फ्रेंड्स, ये आपका जीएस का बूस्टर डोज नंबर 4 होगा और आज के इस लेक्चर में हम 30 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, जीडीसी, लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं तो के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़रूरी है कि इसके बारे में आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से ये प्रश्न अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न है कि 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पारडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। तो मिशन का नाम क्या था? स्पारडेक्स मिशन। दूसरा कथन है कि इस स्पारडेक्स मिशन को लॉन्च करने के साथ ही भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन आपका करेक्ट है, यानी कि विकल्प सी आपका आंसर होगा 1 और 2। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि स्पारडेक्स का मतलब क्या होता है, और अगर इसरो ने स्पारडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। तो देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर ये है, स्पारडेक्स मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये जो स्पेस डॉकिंग है ना, ये एक बहुत कठिन काम है, बहुत गुरुतर कार्य है। इसमें क्या होता है कि जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाती है उसको अंतरिक्ष में फिर रिज्वाइन किया जाता है। मतलब ये जो तकनीक है ये काफ़ी उन्नत तकनीक से ही हो सकता है। तो इसकी जो लॉन्चिंग हुई है ये आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा से की गई है, और जो रॉकेट लेकर गया था इस सैटेलाइट को उसका नाम है PSLV-C6। ठीक है ना? इस स्पारडेक्स मिशन को लॉन्च करने के साथ ही भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करने वाला। अभी तक ये जो क्षमता थी ये अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी और चीन के पास थी, और अब भारत का नाम भी इस टेक्नोलॉजी में लिया जाएगा। तो ये बहुत गर्व की बात है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को किस देश ने विकसित किया है। मुझे याद आ रहा है कि परीक्षा हो रही थी आरओ की, और ऐसा ही एक प्रश्न एग्जाम में आया था। तो घटना चक्र वगैरह में भी ये प्रश्न मिल नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसे प्रश्न जो कि संचार उपग्रह से संबंधित हैं इनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ब्लू बर्ड संचार उपग्रह दोस्तों, इसको विकसित किया गया है अमेरिका के द्वारा। हालांकि इसे लॉन्च इसरो और अमेरिका मिलकर करेंगे, ये आप ध्यान रखना। आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो ब्लू बर्ड है इसका मतलब क्या है। देखो फ्रेंड्स, बात ये है कि अमेरिका की जो AST स्पेस मोबाइल है उसी के द्वारा ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड, ये एक जो कि संचार उपग्रह होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, को लॉन्च किया जाएगा, और इसमें हेल्प करेगा इसरो भी। ठीक है ना? और इसे लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। श्रीहरिकोटा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है? और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो प्रक्षेपण यान होता है LVM-3, ये पहले जाना जाता था GSLV MK3 के नाम से, यानी कि GSLV MK3 जो है ये अब रीनेम हो गया है LVM-3 के नाम से। तो ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ये स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है? चर्चा में क्यों रहा था? वही अतिक्रमण वाला मामला। बात ये था कि यहाँ पर क्या हुआ कि अभयारण्य और उसका जो इको सेंसिटिव जोन है जिसको आप ESZ कहते हैं। अच्छा, हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, कहाँ पर हुई थी? बिहार में या छत्तीसगढ़ की परीक्षा थी, उसमें मैंने देखा था कि ESZ का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो ESZ मतलब क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन। ठीक है ना? इको सेंसिटिव जोन मतलब ये आपका कोर एरिया हो गया, उसके आसपास ये होता है ESZ, ताकि जो है ये जो कोर एरिया है ये सुरक्षित रहे। तो अब इस एरिया में जो है ना निर्माण करने की जो है अनुमति दे दी गई थी। इसमें लग्जरी होटल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाने की अनुमति दे दी गई थी, और यह प्रस्ताव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी के बिना भेजा गया। तो ये एक बड़ा बवाल हुआ था। आगे चलते हैं, कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो तटीय और जल पक्षी होते हैं उनके पैर क्या होते हैं? लंबे होते हैं, जैसे बगुला हो गया, गर्दन भी लंबी होती है। तो ये जनगणना जो है गुजरात में हो रही है। विकल्प A आपका यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है। तो देखो फ्रेंड्स, भारत सरकार अंटार्कटिका में, अच्छा अंटार्कटिका और आर्कटिक और अंटार्कटिक, आप बताइए, ये आपकी पृथ्वी हो गई ना,
तो ये ऊपर हो गया आपका नॉर्थ पोल, नीचे हो गया आपका साउथ पोल। ठीक है, तो अंटार्कटिका बताओ नॉर्थ पोल में मिलेगा कि साउथ पोल में मिलेगा? चलो आपके लिए मैं ये प्रश्न छोड़ता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। कब तक? तो ये स्थापित किया जाएगा 2029 तक। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ वहाँ की जो सिचुएशन है उसको आप देख सकते हैं। बात करते हैं मैत्री 2 रिसर्च सेंटर पूर्वी अंटार्कटिका में लगाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा जान लेते हैं अंटार्कटिका दोस्तों, ये मिलेगा आपको साउथ पोल पर। ठीक है, बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। पहला तो है दक्षिण गंगोत्री, 1983 में बना था और अब ये त्याज्य है। त्याज समझ रहे हैं ना, अब इसको छोड़ दिया गया है। 2 एक्टिव हैं, मैत्री बना था 1989 में और भारती बना 2012 में। तो मैत्री और भारती जो है काम कर रहे हैं। अब मैत्री 2 बनाया जाएगा तो ये तो और बढ़िया काम करेगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि UNFCCC इसका फुल फॉर्म आपको पता है? कई बार एग्जाम में आता है। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, और इसका आंसर बनेगा 7.93%। विकल्प ए आपका करेक्ट है। UNFCCC फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, स्थापना होती है 1994 में। और देखो यहाँ पर COP1 मतलब जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं इसे, इसकी जो पहली बैठक हुई थी ये 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। इसके बाद COP29 2024 में हुआ था बाकू अजरबैजान में। बात करते हैं 2025 में जो COP30 हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है ना, इसको आप याद रखना। अब अगर एग्जाम में ये पूछ ले आपसे कि COP31 कहाँ पर होगा, जो कि COP31 ये क्रम में आएगा तो इसी साल होना है, तो ये कहाँ पर होगा दोस्तों? तो ये ध्यान देना, ये तुर्की में आयोजित किया जाएगा नवंबर के महीने में। बस इतना याद रखना। भारत में क्या कोई COP बैठक हुई है? हाँ हुई है, 2002 में हुई थी नई दिल्ली में, COP8 हुई थी। और COP21 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही भारत में जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है स्थापना की गई थी। ये बैठक कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर ये है, आप बार बार सुन रहे होंगे जेन जी के बारे में। जेन जी, हालांकि हम लोग तो इसे जेन जेड पढ़ते थे, लेकिन अब इसे जेन जी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो 2025 में ये काफ़ी चर्चा में रहा था ना, लेकिन 2025 के बाद, या मतलब मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2025 या उसके बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स इसे कहेंगे आप जेन बीटा। ठीक है ना, तो जेन जी का मतलब उनका जन्म 1995 से 2009 के बीच में हुआ होगा, तो उन्हें कहेंगे जेन जेड या जेन जी। 1995 से लेकर 2009 के बीच में जो पैदा हुए हैं उन्हें कहेंगे जेन जेड। जेन अल्फा का मतलब हो जाता है 2010 से लेकर 2024 के बीच वाले, और जेन बीटा का मतलब हो जाएगा 2025 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है ना, 2039 तक। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात होती है अनोरा के बारे में, तो ऑस्कर 2025 में ये मूवी बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। लेकिन जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हुआ था 82वां संस्करण, इसमें बेस्ट मूवी चुनी गई थी द ब्रूटलिस्ट। ठीक है ना, मैं आपको कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि बेस्ट मोशन पिक्चर द ब्रूटलिस्ट चुनी गई है, और बेस्ट एक्टर चुने गए थे एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस को चुना गया था आई एम स्टिल हियर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए थे ब्राडी कॉर्बेट, जो कि द ब्रूटलिस्ट मूवी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ भी चुका हूँ, ROE 2023 का प्रश्न है। तो हाइड्रोपोनिक्स और एक होता है और दोस्तों एरोपोनिक्स। ठीक है, तो जो एरोपोनिक्स होता है उसका मतलब होता है हवा में पौधों को उगाना, उसे कहते हैं एरोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स मतलब हाइड्रो मतलब जल से होता है, तो मतलब पौधों में मृदा सब्जियों बिना मिट्टी, ये होगा आपका जल में। ठीक है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। ये विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका होगा ओलेरी कल्चर। ये भी जान लो, सब्जियों का जो अध्ययन होता है इसे कहते हैं ओलेरी कल्चर, और कलम लगाते हैं तो उसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन है कि नाकनी सिंड्रोम किस प्रदूषण की वजह से होता है? तो ध्यान देना कि जो नाकनी सिंड्रोम होता है, इसमें जो पैर होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि वो मतलब ऐसे हो जाते हैं कि वो आपस में इस प्रकार से झुक जाते हैं। ठीक है, आपस में ये घुटने जो होते हैं पास पास आ जाते हैं,
ये होता है फ्लोराइड की वजह से। दांत की जो व्यवस्था होती है, जो आपके दांत हैं ये भी आपके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, ब्लड क्या है? उपकला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है या संयोजी ऊतक है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा विकल्प डी, यानी कि संयोजी ऊतक माना जाता है रक्त, ठीक है ना। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है, कलेक्टिव टिश्यूज इसी अंग्रेजी में कहते हैं। कार की हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण का प्रकार क्या है? जो कार की हेडलाइट होती है ना, तो कार की हेडलाइट में क्या लगाते हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण लगाते हैं। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ताकि प्रकाश जो है वो थोड़ा फैल के चले। आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बताता हूँ। आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत दोस्तों कुल मिला के 20 लक्ष्य रखे गए हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। तो आईची लक्ष्य ये 18 से 29 अक्टूबर 2010 नगोया जापान के आईची प्रांत में आयोजित दलों के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता के अद्यतन रणनीतिक या सामरिक योजना को स्वीकार किया गया। यह योजना 2 प्रकार की थी। एक थी मध्य यानी कि दीर्घावधि योजना, 2050 में पूरी होगी। दूसरी लघु योजना थी, और इसी लघु योजना के अंतर्गत 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए थे, जिन्हें आईची लक्ष्य कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी क्या है? एक सांविधिक निकाय है, एक स्वायत्त निकाय है। तो दोस्तों ये सांविधिक भी है और स्वायत्त भी है, ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं। देखो फ्रेंड्स, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन के लिए आपका एक पेड ग्रुप बनाया गया है। इस पेड ग्रुप में आपको क्या मिलता है, आपको सारे नोट्स दे दिए जाते हैं, ताकि आप उनका बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप क्लिक करके इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से उच्च स्तर, यानी कि जो पोषण का स्तर होता है ना, आपको पता है ना पोषण ऐसे चलता है, एक त्रिभुज होता है जिसमें नीचे उत्पादक होंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, सर्वाहारी। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है इसे ही कहेंगे खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। विकल्प ए आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो आपका फूड चेन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा आपका कि यहाँ पर जो ग्रास है प्रोड्यूसर माना जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर ग्रास पर ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फिर बर्ड होगी सेकेंडरी, स्नेक होगा यहाँ पर थर्डरी माना जाएगा, फिर आउल होगा, एपेक्स ये प्रेडेटर होते हैं, फिर मशरूम होता है, डिकम्पोजर्स माने जाते हैं। तो ठीक है, ये क्रम है, इसको कहते हैं फूड चेन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा या कौन से स्तनधारी जीव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में शामिल हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ड्यूगोंग है ना ये शामिल किया गया है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। विकल्प ए आपका सही है। यहाँ पर बताएंगे आप कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ और इसमें किस विषय पर चर्चा की गई, स्थापित विषय क्या था? अल्मा एटा घोषणा, व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षरण, तालानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अंडर 2 गठबंधन, बाल अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी जो है अंडर 2 गठबंधन वाला ये सुमेलित नहीं था, बाकी सब यहाँ पर सुमेलित हैं। अभी जो अंडर 2 गठबंधन है दोस्तों, ये राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक समुदाय है जो पेरिस समझौते 2015 के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था? आपको बिल्कुल पता होगा कि ये जो कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया था, इन्हें अलग किया गया था कब? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। 1773 के बाद ये एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़े से सुधार करने के लिए, जिसे कहा जाता है पीट्स इंडिया एक्ट। ये आया कब था? तो 1784 में आया था, जिसके द्वारा क्या हुआ था कि जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे इनको अलग अलग कर दिया गया था। व्यापारिक क्रियाकलाप को कंपनी के हाथ में दे दिया गया कि आप व्यापार करो। बाकी जो राजनैतिक क्रियाकलाप थे ये इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना करके दे दी गई थी, और इसी एक्ट से पहली बार द्वैध शासन की अवधारणा सामने आई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा कथन है कि संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्या कर रहे हैं? पहला कथन बताइए सही है या गलत? संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है, ऐसा नहीं है।
और ना ही दूसरा कथन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। तो आपका उत्तर बनेगा विकल्प डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है ये अनुच्छेद 108 के मुताबिक होती है। ये प्रश्न पता नहीं क्यों यूपीपीएससी बार बार पूछता है। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इस बैठक के बारे में जो कंसेप्ट लिया गया था। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध करता है? तो क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध करता है? तो दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 300। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 330। ठीक है ना, याद रखना है इसको। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 330 है ये लोकसभा में एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 332 विधानसभा में एससी एसटी रिजर्वेशन से संबंधित है। ध्यान देना कि वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटों में से एससी को 84 और एसटी को 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये करेक्ट है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, ये गलत है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये सही है। तो अनुच्छेद 56 में दोस्तों दिया क्या गया है? अनुच्छेद 56 दोस्तों ये राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित है, जबकि पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है ये अनुच्छेद 57 में दी गई है। ठीक है ना। सारे अनुच्छेद याद रखना, और ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दे दी जाएगी जितने भी लोग हैं, तो इसको एटलीस्ट 2 टाइम आप लोग पढ़ लीजिएगा। राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल दोस्तों उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो करेक्ट है। लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, और करें कि वह 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो 1 और 3 ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट है। लेकिन क्या 1, 2, 3 सही है? नहीं दोस्तों, दूसरा वाला सही नहीं है, केवल 1 और 3 ही आपका करेक्ट है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1948, 1956, 1960 या फिर 66 में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना होती है 1960 में। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, तजाकिस्तान दुशांबे, कजाकिस्तान नियामी, उज्बेकिस्तान ताशकंद। तो कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, याद रखना। तजाकिस्तान की दुशांबे है, जबकि कजाकिस्तान की राजधानी नियामी नहीं है दोस्तों। तो ये आपका गलत है, यही आपका आंसर है। उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम ताशकंद है, ये आपको बिल्कुल पता है। तो बात करते हैं नियामी, ये नाइजर की राजधानी है। ठीक है। और कजाकिस्तान की पहले राजधानी का नाम था अलमाटा, जो कि अब हो गई है नूर सुल्तान। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 किस राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता पाई जाती है? तो किस राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या की प्रतिशतता के बारे में बात हो रही है? अगर हम यहाँ पर बात करते संख्या के आधार पर, तो आप इसका आंसर दे पाते हैं। संख्या के आधार पर यूपी जो है ये टॉप पर है, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब आपका उत्तर बनेगा। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ये आप याद रखेंगे। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचाट के समाधान, मतलब ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित किया गया था सांप्रदायिक पंचाट, कि ये किसके समाधान के लिए घोषित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर बनेगा आपका विकल्प बी। तो पंचाट की घोषणा होती है 16 अगस्त 1932 और पूना पैक्ट कब आया था? 24 सितंबर 1932 को। और यहाँ पर अर्थ क्या है? पूना पैक्ट, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे कब? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर बनेगा मोहम्मद इकबाल। और ये आपका अंतिम प्रश्न कि सू नहर स्थित है सुपेरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। और आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट एमसीक्यू है, आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस धर्म से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों यह किस धर्म से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर प्लीज़ आप गूगल करिए, लेकिन आप
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपका रिवीजन सेशन है, यानी कि इससे पहले जो आपकी क्लासेज हो चुकी हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते हैं। बाकी आपकी क्लास लगातार चल रही हैं, थियरी की भी क्लास है जिसमें, और साथ ही साथ जो आपके मॉक टेस्ट हैं, मॉडल पेपर हैं, टेस्ट दीजिए, सब कुछ चल रहा है। पेड ग्रुप में आपको हर लेक्चर की पीडीएफ दी जाती है ताकि आप सावधानी से और अच्छे तरीके से उनका रिवीजन कर सकें, और आपका वीकली टेस्ट भी लिया जाता है ताकि आपकी तैयारी का ई-वैल्यूएशन हो सके। ये टेस्ट आपका ऑनलाइन रहता है। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।